गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग को एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट में जो फिजिक्स सब्जेक्ट आता है उसका चैप्टर फर्स्ट प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो साइंस सब्जेक्ट होता है साइंस के अंतर्गत हम लोग को 3 बुक पढ़ना पड़ता है, जो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी। तो साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत इन 3 बुक को हम लोग जब पढ़ते हैं तब हम लोग को तीनों बुक पढ़ने के बाद एग्जाम में टोटल 100 मार्क का प्रश्न रहता है साइंस में, जिसमें से साइंस पेपर में 20 मार्क का प्रैक्टिकल हो जाता है, यानी थ्योरी ऑब्जेक्टिव मिला करके हम लोग को 80 मार्क इन तीनों बुक को मिला करके 80 मार्क की तैयारी होता है, जिसमें हम लोग यहां से चल रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो प्रकाश का परावर्तन होता है। फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तीसरा विद्युत धारा। तीसरा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और छठा ऊर्जा के स्रोत। इस तरह इसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये 2 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। वैसे तो पूछा जाता है सभी चैप्टर से प्रश्न, लेकिन इन 2 चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम लोग भौतिकी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये भौतिकी है क्या। भौतिकी कहने का मतलब ये कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति तथा प्रकृति में घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे मौसम का बदलना, अचानक आप लोग देखते हैं कभी कभी बारिश होने लगता है, तो कभी काफी तेज धूप निकल आता है, बादल कभी घेर लेता है, तो ये सब जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब क्या है हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहां से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की चर्चा हुई। तो वैसे प्रकाश के बारे में अगर हम लोग गहन अध्ययन तरीका से पढ़ेंगे तो 3 से 4 क्लास प्रकाश पर ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और प्रकाश का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ करके निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग जाएंगे तो प्रकाश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये प्रकाश होता क्या है। प्रकाश कहने का मतलब, प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसके उपस्थिति में आंख की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब ध्यान ये रखना है आप लोग को कि ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास आंख है, आंख को खोलते हैं किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। जी नहीं, दिन के समय में तो ऐसा होता है, लेकिन रात के समय में अगर आप लोग कल्पना करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अंधेरा में रखा हुआ कोई भी वस्तु हम लोग को तब तक नहीं दिखेगा जब तक वहां प्रकाश न हो। तो हम लोग प्रकाश का परिभाषा इस तरह से ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में आंख की सहायता से
हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि नाइट के समय में यहाँ पर प्रकाश जलाया जाता है, लालटेन जला लीजिए, दिया जला लीजिए, मोमबत्ती जला लीजिए, मतलब ये सब हो गया प्रकाश में मैनमेड प्रकाश के स्रोत। मैनमेड प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश नेचुरल भी होता है, मैनमेड भी होता है। नेचुरल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं जैसे सनलाइट को, सूरज के प्रकाश को, तारा का जो प्रकाश होता है, ये सब क्या है, नेचुरल हो गया। और ये लालटेन, दिया, विद्युत बल्ब, ये सब यहां से जो प्रकाश निकलती है उसको हम लोग कहेंगे मैनमेड, मानव निर्मित प्रकाश यहां से इस वस्तुओं से निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के महत्वपूर्ण तत्व, ये जो प्रकाश है इनके कुछ तत्व होते हैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप लोग जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न डील करेंगे तो यहीं से रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला बात कि प्रकाश एक ऊर्जा है। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। इतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर जहां हम लोग निवास करते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव होता है सबको लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। कहां से, तो सूरज के प्रकाश से मिलता है। ठीक, तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। दूसरी बात, यह सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। प्रकाश को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। जैसे प्रकाश का माध्यम, पानी से होकर प्रकाश आर पार कर सकता है, पानी से होकर चल सकता है, वायु से चल सकता है, और जहां पर वायु नहीं हो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। और निर्वात में यहां तक कि प्रकाश की चाल और अधिक हो जाता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सभी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की चाल क्या होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूरज है। यानी सूरज से प्रकाश जो आती है वह पृथ्वी पर पड़ती है। हम लोग समझने के लिए, जैसे कि सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो हम लोग देखते हैं ना कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हुआ करते हैं उसको प्रकाश की आवश्यकता होता है। क्यों, अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और भोजन नहीं बना पाएगा तो पेड़ पौधा पर ही पृथ्वी का सारा जीवन संभव है। क्योंकि पेड़ पौधा से फल फूल नहीं निकलेंगे तो हम लोग उसको खा नहीं पाएंगे। और जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे पर आश्रित है। पेड़ पौधा से जो प्राप्त भोजन होता है वह शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं। ऐसा आप लोग साइंस में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या देखें, इससे समझ में ये आता है कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूरज है। इसको ध्यान रखेंगे। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये भी लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पुनः अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के स्रोत, आखिर ये प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। इसमें आप लोग समझेंगे कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकले या जहां से हमको प्रतीत होगा कि प्रकाश उत्सर्जित होता है वह क्या हो जाता है, प्रकाश का स्रोत हो जाता है। जैसे ये चीज तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, यहां से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। दिया, यहां से प्रकाश निकलता है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश के स्रोत हो गए। यहां से ध्यान रखिएगा, यहां जो सूरज और तारा है ये नेचुरल प्रकाश का स्रोत है, इसको हम लोग ने नहीं बनाया है। ये गॉड का दिया हुआ है कि सूरज से प्रकाश हम तक पहुंचता है। तारा, रात के समय में देखिएगा कि तारा से रोशनी निकलता है,
ये हम लोग का बनाया हुआ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए कैंडल बना लेते हैं, बल्ब बना लेते हैं, लालटेन बना लेते हैं। तो जिसको हम लोग बनाए उसको मैन मेड के अंतर्गत रखेंगे, और जो हमको गॉड दिया है उसको गॉड गिफ्टेड के अंतर्गत रखेंगे। इसको नेचुरल कहेंगे हम लोग, और ये सब मैन मेड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग समझे, और प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। तो दो तरह का पहला क्या हो जाता है, पहला होता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ये सूरज, तारे, जुगनू ये सब आते हैं। और दूसरा जो होता है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, इसके अंतर्गत हम अभी बता ही दिए हैं कि हम लोग को जिस चीज की जरूरत होता है और उसको हम लोग स्वयं बनाते हैं, चाहे उसमें समय जो भी लगे। तो ये सब जैसे लैंप, लालटेन, बल्ब, इन सभी चीज को हम लोग ने बनाया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद वस्तु कहिए या पदार्थ कहिए, दोनों सेम ही चीज होता है। यहां हम लोग प्रदीप्त के बारे में पढ़ेंगे। प्रदीप्त कहने का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। पदार्थ या वस्तु कहिए, जैसे सूरज, तारा, जुगनू आदि, ये सब के सब क्या है, प्रदीप्त पदार्थ या वस्तु है। उसके बाद देखेंगे अप्रदीप्त, तो ठीक इसका अपोजिट होता है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त कहेंगे, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे अप्रदीप्त कहेंगे। इसे भी ध्यान रखेंगे हम लोग। ये सब प्रकाश के छोटे मोटे पॉइंट है जिसको ध्यान रखेंगे। इसी को बेसिक समझा जाए तो आगे हम लोग चैप्टर को बिल्कुल आसानी से कवर कर पाएंगे। तो इसमें मिट्टी, चंद्रमा, टेबल, घर इत्यादि अप्रदीप्त हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ चंद्रमा की बात आया तो आप लोग के माइंड में आता होगा कि चंद्रमा से भी प्रकाश आता है, क्योंकि हम लोग पूर्णिमा के रात्रि में जब देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि चंद्रमा से प्रकाश आ रही है, जबकि ये एक भ्रम है। वास्तव में चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा क्या करता है, उन प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी की ओर, और हम लोग को लगता है कि चंद्रमा से ही प्रकाश आ रहा है। तो ये भी क्या है, एक अप्रदीप्त है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन कहने का मतलब होता है कि सूरज का प्रकाश या श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वह वस्तु क्या करता है, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और बाकी भाग को मतलब चारों ओर बिखेर देता है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब साधारण भाषा में हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह उन पर पड़ने, यहां पर हो जाएगा पड़ने वाली प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों ओर विकृत करता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है या प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। दूसरी बात अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि किरण पुंज। किरण पुंज में क्या होता है, बहुत सारे किरणों के जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज में बहुत सारे किरण एक साथ चलने का काम करता है। किरण पुंज में क्या करेगा, बहुत सारा किरण पुंज एक साथ चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे किरण पुंज तीन प्रकार के हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। किरण पुंज के प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में होता क्या है, प्रकाश की सभी किरणें पैरेलल चलता है, ठीक ना, एक दूसरे के नीचे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट किरण, सेकेंड किरण,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरह से अनेकों किरण चलने का काम करेगा। इन दोनों के किरणों के बीच में देखिएगा जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री के एंगल बनाने वाले स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कभी काट नहीं सकता है, इसलिए इसको हम पैरेलल समांतर कर सकते हैं। अगर प्रकाश की किरणें समांतर चलती है तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। किरणों का समूह है, एक दूसरे के समांतर चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। इस तरह से इसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं किरण पुंज का दूसरा टाइप, यह है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि विभिन्न दिशाओं से आकर के, यानी चारों दिशाओं कहिए या विभिन्न दिशाओं से आकर के प्रकाश की जो किरणें हैं वह एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाता है, तो हम लोग इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का किरण पुंज आकर के और क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाता है, तो इसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। फिर नेक्स्ट किरण पुंज का तीसरा प्रकार है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, ठीक इसके विपरीत कार्य होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न दिशाओं से आकर प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जबकि यहाँ क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में या चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे कि हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च जलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेल वाला टॉर्च जो उसका बल्ब होता है वह एक बिंदु पर केंद्रित रहता है। जब एक बिंदु पर केंद्रित रहता है तो यहां पर अगर समझ लीजिए कि यहां बल्ब है, एक बिंदु पर केंद्रित रहता है। जब हम इस प्रकाश को जलाते हैं, ये सेल वाला टॉर्च हो गया, इसमें 2, 3, 4, 5 इस तरह से सेल लगा रहता है, 3 या 5 अधिक देखने को मिलता है। तो इसमें से जो प्रकाश निकलता है इस बल्ब से होकर के, वो आप लोग देखते हुइएगा कि इस तरह से भागता है, यानी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश इस तरह से चारों ओर फैल जाता है। तो ऐसा होता है अपसारी किरण पुंज के अंतर्गत, अपसारी किरण पुंज। तो इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। आइए एक एक के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। फर्स्ट में जैसे देख रहे हैं कि पारदर्शी पदार्थ है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि वैसा वस्तु या पदार्थ जिससे होकर सूर्य की किरण या श्वेत किरण आर पार हो सके। मतलब इधर से यदि हम एक साइड से प्रकाश की किरण यदि पड़ती है तो दूसरे साइड वस्तु को पार करके निकल जाती है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग कहेंगे पारदर्शी, या ऐसे पदार्थ को पारदर्शी कहेंगे। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पूर्णतः पार कर सके पारदर्शी कहलाता है। जैसे में कांच हो गया, कांच कहने का मतलब हम लोग के भाषा में शीशा जिसको कहते हैं, तो उसमें प्रकाश यदि सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश इधर से उधर यानी एक पार से दूसरी ओर निकल जाता है। अब कई घरों में लगभग आप लोग देखते होंगे कि खिड़की का विंडो लगा हुआ होता है। हम लोग जो कांच का विंडो लगाते हैं उसका यही फायदा होता है कि सूर्य की रोशनी जब बाहर से घर पर पड़ता है तो विंडो से होते हुए उस कांच को पार करके हमारे कैमरा तक पहुंच जाता है। तो कांच या शीशा क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। पानी से भी प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, हवा से भी पार कर जाती है। तो ये सब जो है पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हुए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए सेकेंड है अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार न कर सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, एक परिभाषा को यदि आप लोग समझ लेते हैं तो दूसरा एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। जिस वस्तु या पदार्थ से होकर प्रकाश पार करे पारदर्शी, और जिससे होकर के पार न कर सके अपारदर्शी। अपारदर्शी के अंतर्गत ईंट, पत्थर, मिट्टी, मानव शरीर, ठीक ना, इत्यादि और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाती। हाँ, आप लोग को ध्यान रखना है, अगर किसी वस्तु को प्रकाश पार नहीं करता है तो उसका क्या होता है, छाया बन जाता है। अगर सूर्य की किरण पूरब से आ रहा है, कोई किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु को पार नहीं कर पाए, यानी अगर कोई अपार
दर्शी वस्तु रखा हुआ है सूर्य के प्रकाश के सामने, तो जितना बड़ा वस्तु है या पदार्थ है तो ठीक उसके विपरीत उसका क्या हो जाता है, काला परछाई बन जाता है। यानी आप लोग को ध्यान रखना है कि अपारदर्शी वस्तु से सूर्य के किरण पार नहीं कर पाता है तो वह क्या करता है, अपना बगल में छाया बना लेता है। और ये सब एग्जाम्पल किसका है, तो अपारदर्शी का है। अब इसमें तीसरा है पारभासी। तो पारभासी पदार्थ में क्या होता है, इन दोनों से ठीक अलग होता है। ये पारभासी पदार्थ क्या करता है कि प्रकाश के किरण के कुछ भाग को पार भी होने देता है और अधिकांश भाग नहीं भी पार होता है। कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार कर सके पारभासी कहलाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज से पर यदि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह पूर्णतः पार नहीं होता है, यानी प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाता है। उसके बाद घिसा हुआ कांच, ओस जिसको शबनम कहते हैं, धुआं, इन सब से होकर सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पूर्णतः पार नहीं होता है। इन सब को हम लोग कहेंगे पारभासी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का असल मजा यहां से आने वाला है। हम लोग वास्तव में स्टार्ट किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के बारे में जितने भी बात हम लोग पढ़े हैं अभी तक वह सब के सब बेसिक था। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से लगभग अधिक पूछा जाता है और कई बार पूछ भी चुका है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब इसमें हम लोग समझेंगे परावर्तन का मतलब क्या होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के बाद क्या होगा कि वस्तु के परावर्तक सतह से टकराकर वह फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसमें घटनाएं क्या घटती है कि प्रकाश की किरण जब आकर के ये अगर कोई वस्तु है तो इधर से प्रकाश का किरण आया, आने के बाद यहाँ परावर्तक सतह से टकराया और टकराने के तत्पश्चात यह क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो लौट जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इधर से देखिए प्रकाश की किरणें आ रही है और परावर्तक सतह से टकराया, पुनः वापस हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहां पर ये आप लोग ऊपर का जो भाग इससे है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। परावर्तक सतह कहेंगे। इसको याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह परावर्तित सतह से टकराकर लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें ध्यान समझने वाली बात यह है कि यहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो वापस होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। फिर हम लोग ध्यान रखेंगे ठीक इसके बीच में जो अभिलंब होता है, तो अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको आपतन कोण कहेंगे। और पुनः अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है, इसका नाम परावर्तन कोण होता है, इसको स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये हो गया हमारा ऊपर का भाग परावर्तक सतह, और यहाँ जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया उसको आपतन बिंदु भी कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहां से आप लोग देखिएगा कि परावर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के नियम होते हैं तो परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। कई बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो नियम क्या क्या होता है इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और इसका सेकेंड लॉ है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वही बात अभी जो रिफ्लेक्शन वाला बताए हैं कि इसमें क्या देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरण आती है और किसी वस्तु से टकराने के पश्चात वह पुनः वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि यहां जो आपतन कोण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और अभिलंब
परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका परावर्तन का दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो स्मॉल i का वैल्यू है यह इक्वल होता है I इज इक्वल टू R। यही प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड लॉ। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब इमेज। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग समझ लें ताकि अधिक दिनों तक याद रहे। प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के प्रतिबिंब। फर्स्ट होता है वास्तविक प्रतिबिंब और सेकेंड होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण अगर वास्तविक रूप से मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, यदि मिलता हुआ प्रतीत होता है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग ध्यान रखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलेगा, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में एक बात और ध्यान रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि बिंदु से मिलने के बाद आती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका भी एक पॉइंट ध्यान रखेंगे नोट में कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, और जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब कुछ समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या सब है? पहला पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार का बराबर होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। चौथा पॉइंट ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया हो जाता है। आभासी होने के कारण प्रतिबिंब आभासी होने के कारण समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होने के कारण इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और पांचवा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि पीछे वस्तु होता है, जितना आगे वस्तु होता है। जब हम किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने ले जाएंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि वस्तु जितना आगे है उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है दर्पण। दर्पण कहे तो मिरर। अब यहां से हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिरर जो है यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं या मिरर के तीन भेद होते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं गोलीय दर्पण, सेकेंड है परवलिक और थर्ड है समतल दर्पण।
थर्ड है समतल दर्पण। तो हम लोग एक एक करके सभी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां से हम लोग जब गोलीय दर्पण पर चलते हैं, तो गोलीय दर्पण पर जब चलेंगे तो गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। एक मिनट हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। इसमें देखिएगा कि गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। हम लोग एक गोला लेकर के और उसको समझने का कोशिश करते हैं। यहां से आप लोग देखिएगा कि ये क्या है, एक गोलाकार आकृति है और इसमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम लोग खींच देते हैं। यहाँ का जो पॉइंट होता है इसको P से डिनोट कर देंगे और यहाँ का जो पॉइंट होता है इसे भी P से डिनोट कर देंगे। बीच की जो लाइन होता है उसको C वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग अंदर से क्या करते हैं, कलई कर देते हैं और इसको बाहर से कलई कर देंगे। तो ये जो है यह गोलीय दर्पण का दो भाग हो जाता है। इधर के भाग को हम लोग अवतल तथा इधर के भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं। साथियों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से गोलीय दर्पण के जो दो भेद होते हैं, उत्तल और अवतल, उस पर प्रकाश डालेंगे। आप लोग को यदि क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।